प्राथमिकता श्रेणी बीओडी आधारित प्राथमिकता 1 बीओडी लेवल 30 से अधिक mg प्रति लीटर सर्वाधिक प्रदूषित तत्काल सुधार की आवश्यकता। प्राथमिकता लेवल 2 20 से 30 mg प्रति लीटर उच्च प्रदूषण महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता है। प्राथमिकता लेवल 3 10 से 20 mg प्रति लीटर बीओडी मध्यम प्रदूषण। प्राथमिकता स्तर 4 6 से 10 तक mg प्रति लीटर बीओडी कम प्रदूषण। पाँचवा प्राथमिकता स्तर 3 से 6 mg प्रति लीटर बीओडी न्यूनतम प्रदूषण कम हस्तक्षेप की आवश्यकता। प्रमुख शब्दावली जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बीओडी जल के कार्बनिक अपशिष्ट को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे बीओडी कहते हैं। इसे प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन mg प्रति लीटर से में मापा जाता है। प्रदूषित नदी स्थल में 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक बीओडी बढ़ता हुआ प्रदूषण दर्शाता है कि इसे प्रयोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। प्रदूषित नदी खंड इस नदी एक ही नदी में 2 या 2 से अधिक लगातार स्थान जो बीओडी मानदंडों को पार करते हैं और प्रदूषित नदी खंडों के रूप में गिने जाते हैं। पलार नदी में टेनरी अपशिष्ट सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में टेनरियों द्वारा पलार नदी के बिना उपचारित अपशिष्ट के अनियंत्रित डंपिंग के खिलाफ फैसला सुनाया है। टेनरी वे कारखाने हैं जहां जानवरों की खाल को संसाधित कर चमड़े में बदला जाता है। प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले जहरीले रसायनों के कारण चमड़ा उद्योग सबसे प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक है। टेनरियों का पर्यावरणीय प्रभाव जल प्रदूषण जल निकायों में क्रोमियम सल्फाइड और एसिड का उत्सर्जन भूजल संशोधन अनियंत्रित प्रदूषण के कारण मृदा संरक्षण जहरीले अपशिष्ट मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं त्वचा रोग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। पलार नदी तमिलनाडु के पलार के रूप में जानी जाती है जिसका अर्थ है दूध की नदी। उत्पत्ति ये कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा जिले में स्थित नदी हिल्स से शुरू होती है। मार्ग कर्नाटक में अधिक से आंध्र प्रदेश फिर उससे कम। पलार नदी कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु में बहती है। यह चेन्नई के दक्षिण में वायलर के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियाँ पेन्नी नदी बाएं तट, चेय्यार नदी दायां तट। तेल रिसाव 25 मई को केरल तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाले MSC ELSA-3 मालवाहक जहाज के डूबने से तेल और रसायनों के रिसाव के कारण पर्यावरणीय चिंता पैदा हो गई। तेल रिसाव यह पर्यावरण विशेष रूप से महासागरों नदियों या तटीय क्षेत्रों जैसे जल निकायों में प्रदूषण हाइड्रोकार्बन कच्चा तेल डीजल ईंधन तेल बंकर ईंधन का आकस्मिक उत्सर्जन है। तेल रिसाव के कारण जहाज़ों की दुर्घटनाएं टक्कर जमीन से टकराना पलटना डूबना अपतटीय ड्रिलिंग तकनीकी और ब्लाउट्स पाइपलाइन का फटना और क्षरण रिफाइनरी और भंडारण सुविधा का रिसाव प्राकृतिक आपदाएं चक्रवात सुनामी तूफान मानवीय भूल लापरवाही या तोड़फोड़ अवैध डंपिंग और परिचालन संबंधी डिस्चार्ज चिंता का कारण गंभीर पर्यावरणीय क्षति। तेल पानी के ऊपर एक परत
बना लेता है जो सूर्य के प्रकाश को रोकता है, और जलीय पादप व फाइटोप्लैंक्टन समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है में प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। समुद्री जैव विविधता को खतरा तेल पक्षियों के पंखों और स्तनधारियों के फर पर चिपक जाता है, जिससे इसके इंसुलेशन क्षमता नष्ट हो जाती है और हाइपोथर्मिया या डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। आजीविका पर आर्थिक प्रभाव मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और समुद्री भोजन के दूषित होने के कारण मछली पकड़ने वाले समुदायों को तत्काल आय की हानि होती है। मानव स्वास्थ्य जोखिम तेल के वाष्प के संपर्क में आने से श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा की जलन और संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य खतरे पैदा होते हैं। दृढ़ता और कठिन सफाई तेल के अवशेष वर्षों तक पानी और तलछट में बने रहते हैं, जो रिसाव के लंबे समय बाद भी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते रहते हैं। भारत में हालिया तेल रिसाव की घटनाक्रम चेन्नई तेल रिसाव 2017 में चेन्नई तमिलनाडु के पास कारण 2 जहाज़ों के टक्कर हुए प्रभाव तट दूषित हुए, समुद्री जीवन प्रभावित और मत्स्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा। दूसरी घटना नागपट्टनम तेल रिसाव 2023 में हुआ, ये भी नागपट्टनम तमिलनाडु में हुआ। कारण रहा पाइपलाइन रिसाव प्रभाव, तटीय प्रदूषण, स्थानीय मत्स्य समुदाय पर प्रभाव। भारत में तेल रिसाव प्रबंधन नोडल संस्थान भारतीय तटरक्षक बल ICG भारतीय समुद्री क्षेत्रों पोर्ट सीमाओं को छोड़कर में समुद्री तेल रिसाव प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण, कानूनी और विनियामक ढांचा, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना NOS-DCP 1996 रिसाव प्रतिक्रिया के लिए भूमिकाओं, समन्वय तंत्र और परिचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 संशोधित समुद्री प्रदूषण की देयता, रोकथाम और प्रबंधन के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करता है। अन्य प्रासंगिक कानून में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और बंदरगाह विशिष्ट नियम, तैयारी और अभ्यास में नियमित मॉक ड्रिल जैसे कि NATPOLREX अंतर एजेंसी समन्वय और परिचालन तत्परता का परीक्षण करते हैं। मार्पोल 1973 से 1973-78 जहाज़ों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को वर्ष 1973 में अपनाया गया। 1978 में प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया। जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण, जिसमें तेल रिसाव भी शामिल है, को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की संधि को अपनाया गया है और भारत इस पर हस्ताक्षर करता है। OPRG कन्वेंशन 1990 तेल प्रदूषण तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन OPRC तेल प्रदूषण की तैयारी, प्रतिक्रिया और देशों के बीच सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा। भारत इस कन्वेंशन का एक पक्षकार है। बंकर कन्वेंशन 2001 विशेष रूप से जहाज़ों के बंकर तेल के रिसाव के लिए दायित्व और मुआवजे को संबोधित करता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित किया गया तेल प्रदूषण क्षति के लिए नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय CLC 1992 तेल प्रदूषण क्षति के लिए दायित्व और मुआवजा ढांचा स्थापित करता है। क्लोरपाइरीफॉस कीटनाशक वैश्विक प्रतिनिधि एक प्रमुख रासायनिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन के लिए जेनेवा, स्विट्जरलैंड में एकत्र होने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय विशेषज्ञों ने क्लोरपाइरीफॉस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। क्लोरपाइरीफॉस यह फसलों पर कीटनाशकों को मारने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक
व्यापक स्पेक्ट्रम ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है। जोखिम वर्गीकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसे मध्यम रूप से खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारत में स्थित इसका उपयोग कई फसलों पर जारी है, जो किसानों, उपभोक्ताओं, भविष्य की पीढ़ियों और परितंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न कर रहा है। वैश्विक कार्रवाई अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन सहित 40 से अधिक देशों में प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य पर प्रभाव: इसके संपर्क में आने से बच्चों में तंत्रिका संबंधी विकास क्षति, कम IQ, ऑटिज्म, ADHD, भ्रूण में मस्तिष्क की क्षति, हार्मोनल व्यवधान, श्वसन और प्रजनन समस्याओं से जोड़ा गया है। पर्यावरणीय प्रभाव: ये पक्षियों, मधुमक्खियों, जलीय जीवन और लाभकारी कीटों के लिए अत्यधिक विषैला है। यह पर्यावरण में बना रहता है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO सम्मेलन: हाल ही में कोलंबिया में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। 50 से अधिक देशों, शहरों और संगठनों ने 2040 तक वायु प्रदूषण के रोकथाम, वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को 50% तक कम करने का संकल्प लिया है। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2018। स्थान: WHO मुख्यालय, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य: सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनिवार्यता के रूप में वायु प्रदूषण शमन के लिए एक वैश्विक एजेंडा शुरू करना है। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO सम्मेलन का शीर्षक: वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन। स्वच्छ वायु, स्वच्छ ऊर्जा पहुंच और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए कार्रवाई में तेजी लाना है। आयोजक में कार्टाजेना में कोलंबिया सरकार के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। लक्ष्य: वायु प्रदूषण से निपटकर स्वच्छ वायु पहल को बढ़ावा देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। प्रतिभागी: WHO, संयुक्त राष्ट्र में भागीदार वैश्विक स्वास्थ्य संस्थान और नागरिक समाज अनुसंधान निकाय। प्रमुख कार्य में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए साक्ष्य आधारित बहुक्षेत्रीय समाधानों पर प्रकाश डालना है। स्वास्थ्य, जलवायु और सामाजिक समानता पर वायु प्रदूषण के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ परिवहन में वित्तीय निवेश को प्रोत्साहित करना है। स्वच्छ वायु नीतियों की वकालत करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को लामबंद करना है। स्वच्छ वायु के लिए देश के सहयोग और प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना है। भारत का संकल्प प्रतिबद्धता: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रदूषण कार्यक्रम NCAP के अनुरूप 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना है। प्रमुख कार्य में वायु प्रदूषण और गैर संचारी रोगों की निगरानी को मजबूत करना है। विशेष रूप से अतिसंवेदनशील आबादी के लिए स्वच्छ भोजन निर्माण की ऊर्जा को बढ़ावा देना है। जोखिम वाले रोगियों के लिए सुरक्षा में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का समर्थन करना है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI 2025। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI वार्षिक अपडेट 2025 का संस्करण प्रकाशित किया गया। AQLI एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यह गणना करता है कि पार्टिकुलेट वायु प्रदूषण PM2.5 मानव जीवन प्रत्याशा को कितना कम करता है। विकासकर्ता: शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान EPIC के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन द्वारा डिजाइन किया गया। यह EPIC में स्वच्छ वायु प्रोग्राम का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले प्रदूषण डेटा के साथ नीति और सार्वजनिक कार्यवाही को सूचित करना। मुख्य निष्कर्ष: 2025 भारत वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, जो औसत जीवन प्रत्याशा को 3.5 वर्ष कम कर देता है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर भारत और विशेष रूप से दिल्ली NCR, जहां निवासी अपने
जीवन के 8.2 वर्ष तक खो सकते हैं। राज्यों का क्रम जीवन हानि जीवन बिहार 5.6 वर्ष सबसे अधिक, और फिर हरियाणा 5.3 वर्ष, फिर उसके से कम उत्तर प्रदेश 5 वर्ष। 46% भारतीय उन क्षेत्रों में रहते हैं जो भारत की अपनी कमज़ोर PM 2.5 सीमा 40 ग्राम प्रति मीटर क्यूब से भी अधिक प्रदूषित है। वैश्विक प्रभाव: यदि वैश्विक स्तर पर पार्टिकुलेट प्रदूषण WHO के मानकों को पूरा करता है तो औसत व्यक्ति के जीवन में 1.9 वर्ष की वृद्धि होगी। बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर सबसे खराब स्थिति में है, जहां वायु WHO की सीमा से 12 गुना अधिक प्रदूषित है। विश्व वायु प्रदूषण रिपोर्ट 2025 जारी कर दी गई है। मुख्य विशेषताएं: वैश्विक मृत्यु दर 7.9 मिलियन मौतें लगभग वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 8 में से 1 मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। क्षेत्रीय भार: निम्न और मध्यम आय वाले देशों, विशेष रूप से दक्षिण एशिया, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया को असमान रूप से प्रभावित करता है। राष्ट्र आधारित डेटा: भारत और चीन प्रत्येक में 2 मिलियन से अधिक मौतें दोनों मिलकर वैश्विक मौतों में 50% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं। भारत का रुझान: मौतें 1.4 मिलियन 2000 में से बढ़कर 2 मिलियन 2023 में हो गई हैं, जो 43% की वृद्धि है। स्वास्थ्य प्रभाव: डिमेंशिया और न्यूरोडिजेनरेटिव रोग 6,26,000 मौतें, 11.6 मिलियन स्वस्थ जीवन वर्ष नष्ट हुए हैं। गैर संचारी रोग NCD: वायु प्रदूषण से संबंधित 46% मौतें, 7.9 मिलियन में से 6.8 मिलियन इन्हीं रोगों के कारण हुई हैं। सांख्यिकी में 96% मौतें 60 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में हुई हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करता हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI, वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IHME और NCD अलायंस के सहयोग से प्रकृति वायु प्रदूषण स्वास्थ्य प्रभावों का वार्षिक साक्ष्य आधारित वैश्विक मूल्यांकन डेटा स्रोत में यह ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD अध्ययन से डेटा प्राप्त करता है। उद्देश्य: स्वच्छ वायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नीति का मार्गदर्शन करने के लिए ओपन एक्सेस वैज्ञानिक रूप से विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVR पुरस्कार 2025: इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVS पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों में तेजी लाना है। इससे प्रत्येक वर्ष 130 NCAP शहर शामिल होते हैं। पुरस्कारों के मुख्य विशेषताओं में शीर्ष प्रदर्शन करता 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर इंदौर प्रथम में, जबलपुर दूसरे में और आगरा और सूरत संयुक्त रूप से तृतीय स्थान में है। 3 से 10 लाख की आबादी में अमरावती प्रथम स्थान पर, झांसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर, अलवर तृतीय स्थान में है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास मध्य प्रदेश का पहले स्थान पर और परवाणु हिमाचल प्रदेश का दूसरे स्थान पर, अंगुल ओडिशा का तृतीय स्थान पर। NCAP के तहत उपलब्धियां 130 में से 103 शहरों में PM10 के स्तर में सुधार हुआ है। 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAAQS को पूरा किया है। PM10 60 UG प्रति मीटर क्यूब से कम है। चेन्नई एकमात्र बड़ा मेट्रो शहर है जिसमें 58 UG प्रति मीटर
क्यूब की औसत सांद्रता दर्ज करके स्वीकार सीमा को पूरा किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नोडल मंत्रालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। शुरुआत जनवरी 2019 में। वो उद्देश्य वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ढांचा तैयार करने वाला पहला राष्ट्रीय प्रयास है। लक्ष्य 2017-18 के बेसलाइन के मुकाबले 2024-25 तक PM10 और PM 2.5 के स्तर को कम से कम 20 से 30% कम करना है। संशोधित लक्ष्य 2025 से 26 तक PM10 के स्तर में 40% तक की कमी लाना है या राष्ट्रीय मानकों 60 UG प्रति मीटर क्यूब को प्राप्त करना है। प्रदूषण नियंत्रण योजना। एक संसदीय स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत वित्त के कम उपयोग को रेखांकित किया है। संसदीय समिति के मुख्य निष्कर्ष। बढ़ते प्रदूषण पर चिंता। भारत का बिगड़ता वायु जल और वायु ध्वनि प्रदूषण वर्षों से वैश्विक चिंता का विषय रहा है। धन का कम उपयोग। भारत सरकार ने 2024-25 में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित 858 करोड़ का 1% से भी कम व्यय किया है। कारण 2025-26 तक योजना को जारी रखने की मंजूरी लंबित होने के कारण देरी आई। सिफारिशों में राष्ट्रीय स्तर पर हीट एक्शन प्लान, राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत योजना निर्माण, वायु प्रदूषण विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। विश्व स्तर पर शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? जनवरी 2019 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उसका उद्देश्य 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर 10 PM10 सांद्रता में 40% की कमी लाना या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS को प्राप्त करना है। गैर प्राप्ति शहर में इन्हें 5 वर्षों से अधिक समय तक सूक्ष्म कणों फाइन पार्टिकुलेट मैटर या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS का पूरा करने में लगातार विफल रहने के कारण नामित किया गया है। PM 2.5 और PM10 के बीच अंतर। PM10 श्वसन प्रणाली में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त छोटा होता है। PM 2.5 छोटा होता है जो फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकता है और घातक बीमारियों सहित कई बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रायोजक में सभी हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों और या केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों, गैर प्राप्ति शहरों और मिलियन प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना। लक्ष्य 2017-18 के आधार वर्ष बेसलाइन के मुकाबले 2024 से 25 तक पार्टिकुलेट मैटर PM10 सांद्रता में 40% तक कम करना या 2025-26 तक राष्ट्रीय मानकों 60 UG प्रति मीटर क्यूब को प्राप्त करना है। कार्यान्वयन। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा निगरानी। प्राणा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट साइट्स द्वारा निगरानी होगी। प्रदूषण नियंत्रण योजना में 2018 में यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उद्देश्य वायु जल और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और तथा नियंत्रण। घटक में कमजोर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों SPCB को वित्तीय सहायता, पर्यावरण निगरानी नेटवर्क। लागूकर्ता संस्थान में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम मुख्य फंडिंग स्रोत है। NCAP का लक्ष्य 2026 तक 131 शहरों में PM10 और PM 2.5 के लेवल को कम करना है। 2019 से 20 के लेवल की तुलना में 40% करना है। वित्त पोषण
पोषण संरचना। 15वां वित्त आयोग 49 मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक शहरों के लिए है और प्रदूषण नियंत्रण योजना 82 प्रदूषण नियंत्रण योजना 82 गैर प्राप्ति नॉन अटेनमेंट शहरों के लिए है। वित्तीय व्यय 2019-20 से 2025-26 तक 82 शहरों के लिए 3072 करोड़ रुपए रखे गए। दिल्ली में वायु प्रदूषण। वायु गुणवत्ता में बहुत खराब वेरी पुअर स्तर तक पर पहुंचने के बाद CAQM ने दिल्ली NCR में क्रैप का आदेश लागू कर दिया। वायु प्रदूषण किया किसी भी रासायनिक भौतिक जैविक एजेंट द्वारा आंतरिक इंडोरिया बाहरी वायु का सांतरण है जो बाहरी वायु का सांतरण जो प्राकृतिक वायु प्रदूषण यह किसी भी रासायनिक भौतिक